मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 का चैप्टर 4 पॉवर्टी का वीडियो पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 2 वीडियो में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पॉवर्टी के चैलेंजेस थे, ब्रिटिश शासनकाल में किस कारण से पॉवर्टी आई, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में क्या प्रॉब्लम्स थी, कॉज ऑफ द पॉवर्टी, यही सब टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जान लेते हैं कि क्या है अपने नेक्स्ट टॉपिक में। एग्रीकल्चर स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स लिवलीहुड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड द लैंड इज द प्राइमरी एसेट्स ऑफ रूरल पीपल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी भारत के क्षेत्र में, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जो सबसे ज़्यादा जीवन निर्वाह का साधन है वो कौन है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि है, ठीक है, जिसमें हम खेती करते हैं। लैंड इज द प्राइमरी एसेट्स ऑफ रूरल पीपल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो प्रारंभिक संपत्ति है वो क्या है? जमीन है, ठीक है। तो जो लोगों की जमीन है वही उनकी प्रारंभिक संपत्ति है, और मेन जो जीवन निर्वाह करने का साधन है वो क्या है? वो हमारा कृषि है, यानी कि फसल है उनकी, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट है यहाँ लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग। तो बच्चों, एग्रीकल्चर के अंतर्गत पहला कौन सा कारण है जिसके कारण हमारे देश में पॉवर्टी आई? ठीक है, तो क्या स्थिति थी? लो सक्सेस rate of land ceiling. Since independence, the government has opted the redistributed land through land ceiling. Land ceiling refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Beyond the specified limit, all land belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivator and small farmers. However, this move was successful only to a limited extent because large section of agricultural workers were not able to work in the farm. The small holdings due to the lack of money or skills, and land holdings were टू स्मॉल टू बी वायबल। तो बच्चों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है लो रेट ऑफ लैंड सीलिंग, यानी लो सक्सेस रेट। जो लैंड सीलिंग गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई उसका जो सक्सेस रेट था वो काफी नीचे स्तर पे था। तो देखो क्या रीजन था? सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय से जब सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज चुनी? लोगों की जमीन को वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड सीलिंग का एक ऑप्शन चुना, ठीक है। लैंड सीलिंग का मतलब होता था, लैंड सीलिंग में क्या होता था, हमारे पास जो फिक्स लिमिटेड स्पेसिफाइड ऑफ लैंड है उसे क्या करती थी गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके वापस से इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से उन्हें बांट देती थी, ठीक है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा खसरा खतौनी जो की जाती है, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन जितने लोग होते हैं उसको इंडिविजुअल के हिसाब से बांट देती है जमीन को, ठीक है। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो जो स्पेसिफाइड लिमिट होती है, जो लैंड की जो स्पेसिफाइड लिमिट होती है उसके अलावा सरकार क्या करती है, जितना भी लैंड है पूरे पर्टिकुलर पर्सन के पास, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर जितना भी लैंड है उसको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, टेकन ओवर कर लेती है, और देन उसके बाद उसे री अलॉट कर देती है किसको? लैंडलेस कल्टीवेटर को और स्मॉल फार्मर्स को, जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा पैसा, लिमिट से ज्यादा जमीन है, उन लोगों से क्या करती है गवर्नमेंट, उनकी जमीन को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है और उसको वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है लैंडलेस फार्मर्स में और स्मॉल कल्टीवेटर्स में या स्मॉल फार्मर्स में। समझ में आया बच्चों? तो यानी कि लैंड सीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक सरकार ने एक लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड फिक्स करी है जो कि एक इंडिविजुअल के पास होती है, ठीक है, जिसके पास एक इंडिविजुअल का स्वामित्व अधिकार होता है। तो यानी कि सरकार ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसके अंतर्गत क्या करती थी, एक स्पेसिफाइड, क्योंकि हमारे भारत देश में लैंड स्पेसिफाइड है, तो लैंड स्पेसिफाइड होने के कारण तो वो क्या करते थे, जितनी भी एक पर्टिकुलर बंदे के पास जमीन है उसको सरकार खुद लेती थी और फिर उसके बाद क्या कर देती थी, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। एक स्पेसिफाइड लिमिट तक तो उस बंदे को दे दिया जिसका उसकी ऑनरशिप है, बाकी एक्स्ट्रा जमीन को सरकार टेक ओवर कर लेती थी और वो एक्स्ट्रा जमीन किसको दे देती थी? लैंडलेस कल्टीवेटर्स को और स्मॉल फार्मर्स को। तो इससे ऐसा करने से क्या फायदा हुआ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ।
जिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती थी वो भी खेती कर पाए, सरकार इस तरीके से चल रही थी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था, जो स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पैसे को लगाएं, स्किल्स को लगाएं और मशीनों को लगाएं जिससे कि वो खेती कर सकें। इतना पैसा भी नहीं था उनके पास, ठीक है, क्योंकि लार्ज सेक्शन जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का था वो स्मॉल फार्मर्स का था। स्मॉल फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं था कि वो उनके पास जमीन तो आ गई, जमीन तो सरकार ने दे दी, लेकिन जमीन के बाद भी काफी मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी, स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, जो कि स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं होता था। और यही कारण था लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग का, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी में लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग भी एक महत्वपूर्ण कारण था पॉवर्टी का। समझ में आया बच्चों? यानी कि गरीबी का जो मेन कारण था, लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने खेत में खेती कर सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ब्रिटिश रूल्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पे बोला गया बच्चों कि ब्रिटिश रूल्स का क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा लोगों के जीवन पर, ठीक है। ठीक है, जो भारतीय लोग थे उनके जीवन निर्वाह स्तर पर ब्रिटिश सरकार का क्या, या ब्रिटिश सरकार के जो रूल्स थे उनका क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये सेकंड पॉइंट है, उसी में पॉवर्टी के कॉजेज में देखा जाए तो कि क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड, to get raw material from India at cheap rate to be used in the upcoming modern industries in Britain, to sell finished products of ब्रिटेन इंडस्ट्रीज इन इंडियाज मार्केट एट हायर प्राइजेस। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपने अगर क्लास 9 में पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये पॉइंट पढ़ा होगा आपने कि ब्रिटिश रूल्स किस तरीके से इफेक्ट करता था, या अभी अभी मैंने पिछले चैप्टरों में भी आपको समझाया है कि ब्रिटिश रूल कैसे इफेक्ट करती थी इंडियन इकोनॉमी को, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया गया भारत में। तो वही चीजें यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने सिस्टमेटिकली क्या करा, इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करा, यानी कि पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका मेन मोटो रहता था कि मेन मोटो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मेन मोटो ये था कि वो किसी ना किसी तरीके से भारत के प्राइमरी मोटिव जो थे, प्राइमरी जो सेंसेस थे उनका प्राइमरी इंडस्ट्रीज को फिनिश किया जाए। क्योंकि भारत एक पहले जो था सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी, उनको डिस्ट्रॉय करा गया यहाँ, ठीक है, टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो जो मेन मोटो थे, उनके दो प्राइमरी मोटो थे ब्रिटिश सरकार के डे इंडस्ट्रियलाइज करने के इंडिया में। पहला तो वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे, जैसे रॉ मटेरियल का क्या हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनको इंडिया से ले जाते थे सस्ते दामों पर। और कहाँ, जो ब्रिटेन की अपकमिंग इंडस्ट्रीज थी, जो ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, वहां पर रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करा देते थे। यानी कि इंडिया से चीप रेट पे रॉ मटेरियल उठा के मॉडर्न इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में जो उनके पास थी उनमें वो मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए वो रॉ मटेरियल को यूज करते थे। समझ में आया? और देन वहां का जो फिनिश गुड्स होता था, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज से तैयार हुआ और ब्रिटिश सरकार का क्या होता था, फिनिश गुड्स होता था, वो वापस से क्लोथ के तरीके से, यानी कि क्लोथ लाइक जो फिनिश गुड्स होते थे, क्लोथ्स हो गया या और कोई प्रोडक्ट्स हो गए जिनका रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया से ले जाया गया ब्रिटेन में, वहां ले जाके वहां पे प्रोडक्ट बना के उन्हें वापस से इंडिया के मार्केट में हायर रेट पे प्रोवाइड कराया लोगों को, ठीक है। तो इसका इफेक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पड़ा, और जिससे भारत के जो अपने शिल्पकार थे या अपने हस्तकला व्यापारी थे उनको नुकसान होने लगा, और उनके पास कोई भी काम ना होने के कारण वो गरीबी में आ गए, ठीक है। तो more than 70% of the Indians were engaged in agriculture throughout the British Raj period. British policies raised rural taxes, which enabled merchant and money lenders to become large land owners. Under the British rules, Indian began the export food grains. It was responsible for frequent famine. As many as 26 million people died in a famine between 1875 to 1900. तो जैसा कि आपने पहला पॉइंट समझ लिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला कारण था। दूसरा कारण था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर थी ब्रिटिश राज पीरियड में, ठीक है। तो ब्रिटिश राज पीरियड में 70% जो भारत की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा कमाती थी, यानी कि एग्रीकल्चर के थ्रू ही पैसा कमाती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, उस समय कुछ अपनी पॉलिसीज और रूल्स को बनाया।
उन्होंने क्या करा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर टैक्सेस लगा दिए, जिसे आप लगान के नाम से भी जानते हैं। तो टैक्सेस जो लगाए उन्होंने लगान के नाम से, तो उसमें क्या होता था, जो लैंड ओनर्स होते थे, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, सबको बोल दिया गया कि आपको स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ ये टैक्सेस आपको देने हैं, चाहे आप कितनी भी प्रोडक्शन करें, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपके खेत में खेती हो या ना हो, आपको ये टैक्स देना ही देना है। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके पास तो छोटा सा स्पेस ऑफ लैंड होता था, जिसके कारण वो अपने भरपूर खाना नहीं खा पाते थे, बल्कि उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था सरकार को। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उनका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, छोटे सरकार ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया था कि आप जितना भी आप हमें खाली टैक्सेस पे करिए, आप जितना भी प्रोडक्शन कराइए, आप चाहे लैंडलेस लेबर से कितना भी उनको एक्सप्लॉइट करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी प्रोडक्शन कराइए, हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस आप टैक्सेस पे करिए। और टैक्सेस पे करने के कारण क्या हुआ, लैंडलेस लेबर तो पहले ही गरीब था बेचारा, वो कहाँ से टैक्सेस पे करेगा, वो टैक्सेस पे नहीं कर पाता था, जिसके कारण जो लैंडलेस लेबरर होती थी उनको ज्यादा काम कराया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे, पैसे कम दिए जाते थे, जिस कारण वो गरीब होते थे। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी एक कारण था जिस कारण भारत गरीबी में आया। ठीक है, नेक्स्ट था आपका, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगन द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन। तो जैसा कि आपने जाना है कि ब्रिटिश सरकार के समय पे भारत जो एक सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश हुआ करता था, उस समय भारत में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स होते थे। तो भारत के फूड ग्रेन्स को क्या करना चालू करा, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, भारत में अनाज की कमी हो गई। ठीक है, फूड्स की कमी हो गई, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, और जिस कारण हमारे देश में लगातार भुखमरी आती रही। 1875 से 1900 के बीच में 26 मिलियन पीपल भूखमरी से मरे थे उस समय। समझ में आया, 1875 से लेकर 1900 के बीच 26 मिलियन लोग फेमाइन यानी कि भूखमरी से मरे थे। समझ में आया बच्चों। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण देश में गरीबी आई। तो ब्रिटिश सरकार के समय ये 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश टैक्सेस एंड ब्रिटिश पॉलिसीज, और थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। समझ में आया। तो ये 3 रीजन थे जो ब्रिटिश सरकार के समय पे पॉवर्टी बढ़ी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फार्मर्स, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स एंड द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, जो फार्मर्स थे हमारे यहाँ देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स थे, यानी कि उतना ही कमा पा रहे थे जितना उनके जीवन निर्वाह स्तर की जरूरत थी। अ लास्ट सेक्शन ऑफ द रूरल स्मॉल फार्मर्स, तो टोटल पॉपुलेशन का जो लास्ट सेक्शन था वो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के स्मॉल फार्मर्स थे। ठीक है, द लैंड दैट दे हैव जनरली लेस फर्टाइल और डिपेंडेंट इन द रेन्स। जो जो इन स्मॉल फार्मर्स के पास जो लैंड होते थे वो क्या होते थे, कम उर्वरक यानी कि उत्पादक क्षमता उनकी क्या होती थी, कम होती थी, लो प्रोडक्टिविटी होती थी उनकी। ठीक है, और या फिर वो डिपेंडेंट होते थे किस पे, सिंचाई के लिए किस पे, रेन पर यानी कि बारिश पर। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी और इस कारण उनका प्रोडक्शन लो हो जाता था। समझ में आया। देयर सर्वाइवल डिपेंड ऑन द सब्सटेंस agriculture is self-sufficient farming, farmers focusing on the growing enough food to feeding themselves and their family। उनका मेन मोटो होता था, जो स्मॉल फार्मर्स और रूरल स्मॉल फार्मर्स होते थे या लैंडलेस फार्मर्स होते थे, उनका मेन जो जीवन निर्वाह करने की मेन जो साधन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। वो उतने ही चीज़ों पे फोकस करते थे, वो फार्मर्स उतनी ही चीज़ों पे फोकस कर पाते थे जितना उनके खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि वो उतना ही फूड उगाते थे जितना कि उनकी खुद की जरूरत होती थी या उनके परिवार की जरूरत होती थी। समझ में आया बच्चों। ये था आपका थर्ड कारण। क्यों कम उगा पाते थे वो, क्योंकि या तो उनकी भूमि क्या थी, या तो उनकी जमीन क्या थी, लेस फर्टाइल थी यानी कि लो प्रोडक्टिव थी, या फिर उनके पास प्रॉपर साधन नहीं थे। ठीक है, या फिर वो बारिश पे डिपेंडेंट थे सिंचाई के लिए, या उनके पास बहुत स्मॉल लैंड था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर, और जिस कारण से वो अपनी ही नीड पूरी कर पाते थे। फिर है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। With the rapid growth of population and without alternative sources of employment, the
पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्लाइन। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन हमेशा ही ग्रोथ होती रही है भारत में। अगर पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ होती रही तो हमें पता है कि हमारे देश में जो पीस ऑफ लैंड है वो स्पेसिफाइड है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो कल्टीवेटेड लैंड था वो एक स्पेसिफाइड था, जिस कारण से क्या होता था, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टरनेटिव्स जो हमारे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के और कोई साधन ना होने की कारण और कोई साधन रोजगार के और कोई साधन ना होने के कारण पॉपुलेशन में जब ग्रोथ होगा तो लोग जो हैं, जो कल्टीवेशन लैंड है पर व्यक्ति के पास, वो ऑटोमेटिकली कम होता चले जाएगा, क्योंकि लैंड हमारा फिक्स है। जब लैंड हमारा फिक्स है तो रोजगार के जब और कोई साधन नहीं है तो लोग सारे सब कुछ किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो एग्रीकल्चर लैंड पे। और एग्रीकल्चर लैंड में हर एक व्यक्ति का हिस्सा यानी कि क्या होगी, कम होता चले जाएगा। इट हैज लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो लैंड होल्डिंग्स थी यानी कि लैंडों का जो स्वामित्व था यानी कि जमीनों का जो स्वामित्व था वो फ्रेगमेंट होने लगा था, यानी कि संकुचन होने लगा था। ठीक है। द इनकम फ्रॉम दी स्मॉल लैंड होल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिली बेसिक रिक्वायरमेंट। इट हैज लीड टू डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन हुआ पॉपुलेशन के कारण लोगों की जमीनों में, उससे क्या होता था, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले लोग थे उनसे जो इनकम होती थी वो बस उतनी ही हो पाती थी जितने की उनके परिवार की आवश्यकताएं। तो यानी कि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए लैंड से पैसा कमा पाते थे या उतना भी नहीं कमा पाते थे। समझ में आया? जिस कारण से फार्मर्स क्या हो रहे थे, डिस्ट्रेस यानी कि टेंशन में आ रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, या ऐसी कंडीशंस उसमें गरीबी की बनती चले जा रही थी। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 पॉइंट्स है। पहला था लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग, सेकंड था फार्मर्स, और थर्ड था फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर क्षेत्र में पॉवर्टी के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो बच्चों क्या क्या कारण थे पॉवर्टी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जैसा कि मैंने बताया, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उस प्रकार से लैंड कम होगा, और लोगों के पास पर हेड लैंड कम होने के कारण उनके पास गरीबी बढ़ेगी, वो उतना ही उत्पादन कर पाएंगे जितना कि उन्हें जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमॉन्ग द पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री। जो हमारे देश में है, मेन पॉवर्टी का जो कारण है वो यही है। वो क्या है? लोगों में जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, जितनी लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा लोगों में गरीबी आएगी, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं है। ठीक है, गरीब लोगों के पास कहाँ से वो, क्योंकि ना तो वो शिक्षित हो पाएंगे, ना उनके पास कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अंडर डेवलप्ड ड्यू टू द रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यू टू द वाइड स्प्रेड एंड बोटलनेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो था सारा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था, क्योंकि उसमें क्या था, बैकवर्डनेस था, लो लेवल ऑफ ग्रोथ थी। तो इसी कारण से हमारे देश में पॉवर्टी हमारी होती जा रही थी, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी अंडर डेवलप थी, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, अभी विकसित हो रही थी। ठीक है, तो विकसित होने में टाइम लगता है, और यही कारण था जो हमारे जो बैकवर्ड कारण थे, यानी कि जो हमारे ड्रॉबैक्स थे एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वही कारण थे जिस कारण हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत नीचे स्तर पर था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर poor state of agriculture. Agriculture in India has continued to the backward due to the primitive method of production and the fragmentation small land holding. As a result, labor and land productivity continue to be low in India. तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में जो यूज थे, जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन किया जा रहा था वो प्रिमिटिव मेथड यानी कि पुराने तरीकों के मेथड से किया जा रहा था, जो पुरातत्व काल से चले आ रहे थे। जो हमारा जो लैंड था वो फ्रेगमेंटेड होता जा रहा था। ठीक है, लैंड सीलिंग कर दी गई थी, जिस कारण से लोगों पे लैंड को जब सीलिंग कर दिया गया तो पर्टिकुलरली
स्मॉल लैंड होल्डर्स पे भी स्मॉल फार्मर्स पे भी लैंड तो मिला, लेकिन उनके पास उतना साधन नहीं था, पैसे नहीं थे जिससे कि वो उस पर प्रोडक्शन कर सकें। इसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि वो प्रिमिटिव मेथड यूज कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन स्मॉल लैंड की कर रहे थे। तो यही कारण था जिसके कारण जो हमारे देश में जो उत्पादन स्तर था, उत्पादकता का जो स्तर था वो नीचे होता जा रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे, फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव मेथड यूज हो रहे थे, तो जो पुराने मेथड यूज होने के कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज थे प्रोडक्शन को करने के, वो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्हें अंडर यूटिलाइज किया जाता था, उनका अनुकूल उपयोग नहीं किया जा रहा था। Therefore, the productive capacity and the gross domestic product of an economy are very low. तो हमारे देश की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी यानी कि उत्पादकता क्षमता जो थी बहुत कम थी, और जो हमारे देश का राष्ट्रीय सकल उत्पाद जो था वो बहुत कम था, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बहुत कम था, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम थी, जिस कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो स्तर पे थी। आपने जैसे कि स्टार्टिंग में पहले वाले चैप्टरों में पढ़ा हुआ है, दे लैक इरीगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर एंड हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। तो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमी थी वो ये रीज़न था कि लोगों के पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं थे, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स अवेलेबल नहीं थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर पाते। दिस बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन गिवन राइज टू द रूरल पॉवर्टी। और यही कृषि के क्षेत्र में यही बैकवर्डनेस, यही कारण था जिसके कारण हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उत्पन्न हो रही थी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाई लिटरेसी रेट, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव टेक अप लो पेड जॉब्स ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। The scheduled caste and scheduled tribe are not able to participate in emerging एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बच्चा यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स तो आपने पढ़ लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट का कारण यहाँ पे जो बोला गया है कि लिटरेसी होना हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है। जो हमारी सोसाइटी के यानी कि समाज के जो वीकर सेक्शन थे, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, तो उनके पास क्या होता था, ज़्यादा एजुकेशन या प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण, पढ़े लिखे ना होने के कारण वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार के जो अवसर थे उनमें वो भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। अगर वो नॉलेज होती तो वो अच्छी जगह काम कर रहे होते, और अगर नॉलेज नहीं है तो उन्हें लो पेड जॉब्स मिल रही थी, जिसके कारण वो गरीब हो रहे थे। समझ में आया? हाई लिटरेसी रेट जो था, इलिटरेसी जो लेवल था हमारे देश का, इलिटरेट लोग बहुत ज़्यादा थे, लिटरेसी लेवल उतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। तो अनपढ़ होने के कारण क्या होते थे, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग पे उतना पैसा था नहीं जिससे कि वो पढ़ सकें, ना ही उतनी नॉलेज थी। तो जितना नॉलेज था उस हिसाब से उन्हें जॉब मिलती थी, जिसके कारण उन्हें कम पैसा मिलता था। रोजगार के अवसरों में वो प्रॉपर पार्ट नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली टू ओवरफ्लो द रूरल पुअर हु माइग्रेट टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ लिवलीहुड। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो अर्बन क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्रों में, भारत के जो शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतना रोजगार नहीं होता, उनका व्यवसाय नहीं हो पाता। तो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग क्या करते हैं, रोजगार और जीवन निर्वाह के लिए क्या आते हैं, शहर की तरफ मूव करते हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार मिले और अब उनका जीवन का निर्वाह हो सके। और यही कारण है कि हमारे देश में शहरों में भी गरीब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे बच्चों ये, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व ऑल दीज पीपल। मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर आर either unemployment or temporarily employed as casual laborers. Such casual laborers are
among the most vulnerable in the society as they have limited skills with no job security, no assets, no surplus to sustain them. So poverty is closely related to the nature of employment. तो बच्चों यहाँ पे साफ सीधी बात है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ अभी। जो ये ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में मूव हो रहे थे रोजगार के लिए, उनके पास क्या होता था, या तो सर्टेन सीजन में काम होता था, या वो कैजुअल वर्कर थे, या टेम्परेरी एम्प्लॉयड थे। क्यों? क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, लैक ऑफ मनी थी, ना ही उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी थी। किसी भी प्रकार का जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्किल्स थी। ठीक है, स्किल उनके पास लिमिटेड है, पढ़े लिखे वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? दूसरा, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति उनके पास थी नहीं क्योंकि वो गांव से आए थे। ठीक है, थर्ड, उनको उतना ही इनकम मिलता था जितना वो सस्टेन कर पाए, यानी कि अगर सरप्लस अगर उनके पास पैसा नहीं है, कमा नहीं रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो यही कुछ कारण थे जिसके कारण पॉवर्टी जो थी रिलेटेड थी किससे? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि रोजगार के प्रकृति के अनुसार लोगों में गरीबी आ रही थी। समझ में आया? तो रोजगार की प्रकृति भी एक महत्वपूर्ण कारण है किसका? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट and the casual nature of works compels people to borrow the money at too high rate of interest. ठीक है, at higher rate of interest. Poor people take loan from the rich section of the society to meet their basic needs. In return, they pay high rate of interest for the amount borrowed from money lenders. Money lenders exploit them and they does leave below poverty line from one generation to another. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन क्षेत्रों में लोगों ने मूव करा, या फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड है, या फिर जो कैजुअल वर्कर्स हैं, उनके पास गरीबी का कारण मेन है उनका उधार। वो क्या करते थे? अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए, समाज में रहने के लिए, बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए समाज के जो उच्च पदों पर, यानी कि जो हमारे कह सकते हैं अमीर लोगों से क्या करते थे? वो पैसे को बोरो करते थे लोन के तौर पर। बोरो करना मतलब उधार लेते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे? पैसे गरीब लोग कहाँ से पैसे लेते हैं? अमीर लोगों से पैसे लेते थे उधारी पर। तो उधारी पर जब वो लेते थे तो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसके अगेंस्ट जो मनी उन्होंने बोरो करी है उसके अगेंस्ट उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास खुद तो पैसा है नहीं। तो जब इनकम आती थी तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे। तो इंटरेस्ट पे होता जाता था, उनकी प्रिंसिपल वहीं की वहीं रहती थी, और जिस कारण से मनी लेंडर उन्हें क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, अब जब मनी लेंडर एक्सप्लॉइट करते थे तो यही कारण था जिस कारण से उनकी एक जनरेशन से, गरीब लोगों की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी क्या हो जाती थी? उधारी के शिकार हो जाती थी, या फिर गरीबी की शिकार हो जाती थी, क्योंकि उन्हें कर्जा चुकाना होता था। समझ में आया बच्चों? इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, जो हमारे देश में बच्चों एक और लास्ट कारण है पॉवर्टी का, वो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। द unequal distribution of income and the assets has also led to the persistence of poverty in India. तो बच्चों जैसा कि आपको मैं बता दूं, भारत में जो हमारी आय का स्तर है, आय और संपत्ति का स्तर है और वितरण है, वो बहुत अनइक्वल है। यानी कि एक स्टेट में कुछ मिल रहा है एक इनकम, और दूसरी जगह इनकम कुछ मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो हमारे देश में है, किसका कारण है? पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो थे आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। चलिए अब बात करते हैं मेजर टू रिमूव पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स करे, क्या मेजर लेने चाहिए पॉवर्टी को मिटाने के लिए? ठीक है, तो क्या लिए? पहला पॉइंट था कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी गति को तेजी से बढ़ाना, जिससे कि गरीबी के अगेंस्ट लड़ा जा सके। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी, यानी कि वृद्धि की दर थी, उसे तेजी से बढ़ाना जिससे कि गरीबी दूर हो सके। नेक्स्ट था आपका कॉम्बेटिंग
inequality of income through fiscal and legislative measures। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, जो हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है उससे लड़ना, और देश में फिस्कल और लेजिस्लेटिव मेजर्स को अपनाए। फिस्कल मतलब टैक्सेस पॉलिसीज वगैरह प्रॉपरली लगाई जाए और जिससे कि लोगों में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम खत्म हो सके। नेक्स्ट है आपका कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, देश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए जिससे कि पॉवर्टी कम की जाए। ठीक है, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए जिससे कि पॉवर्टी से लड़ सके हम लोग। फिर है नेक्स्ट अदर मेजर इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, और किसी भी तरीके से ऐसे अन्य प्रकार के उपायों को अपनाना जिससे कि लोगों की जो गरीबों की जो क्वालिटी है, जीवन निर्वाह स्तर है, उनको बढ़ाया जा सके, यानी कि उनके जीवन निर्वाह स्तर को गरीबी से हटाकर एक पॉजिटिव साइड्स पे लाया जा सके। तो ये कुछ मेजर्स थे जिसमें हम रिमूव करेंगे पॉवर्टी को। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो बच्चों कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार ने चलाए, कौन कौन से थे? सम ऑफ द प्रिंसिपल मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी आर गिवन बिलो। तो कुछ रीजंस यहाँ पे, कुछ पॉवर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए जिसके द्वारा गरीबों में पॉवर्टी को मिटाया गया। समरान जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो संग्राम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बच्चों SGSY के नाम से लॉन्च की गई। फिर नेक्स्ट था आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई SGRY द्वारा नाम से। फिर थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई। फिर जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ये कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे जो सरकार द्वारा चलाए गए। फिर आया आपका द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फिर आया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई। फिर उसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को संरक्षण देने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाए। फिर नेक्स्ट था आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। और फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तो आप सभी जानते हैं, नरेगा के नाम से आप सभी जानते हैं। तो मनरेगा के नाम से जो ये चल रही है, ये भी एक गरीबी मिटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। भारत में ये 10 योजनाएं थी पहले, अब जिनको बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव द पॉवर्टी। तो क्या क्या अप्रोचेस करे गवर्नमेंट ने किसको, पॉवर्टी को हटाने के लिए, क्या क्या नियम बनाए? इन ऑल द 5 years plans and policies the maximum emphasis has been given on the poverty alleviation and the government has stressed the need for various strategy for the same। तो देखो, आपने देखा, पहले आपने 5 year प्लानिंग पढ़ी होगी, पॉलिसीज पढ़ी होगी, जिसमें गवर्नमेंट ने मोस्टली देश में से गरीबी को हटाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रोग्राम चलाए गए। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई गई, पहले ये देखिए। ठीक है, तो पहली थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेस को अपनाया। पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें वृद्धि करी गई, देश की GDP को बढ़ाया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में क्या था? दिस अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द first 5 year plan from 1951 to 1956. This approach is based on an expectation that effect on the economic growth, rapid increase in GDP and per capita income would spread to all section of the society and will trickle down the poor section also। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले 5 year प्लानिंग पॉलिसीज को जब लगाया गया 1951 से 56 के बीच, तो उसका मेन मोटो, जो मेन उद्देश्य रखा गया था, वो ये था कि GDP को किसी तरीके से बढ़ाया जाए और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए और लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सके, जिससे कि समाज के सभी सेक्शन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़े और देश में गरीबों की संख्या कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी के अंदर पॉइंट दे रखा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होता गया, उसी तरीके से ये पाया गया कि देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम
और ग्रोथ जो है बहुत नीचे स्तर पे थी, यानी कि बहुत धीमा उसमें क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन इंटेंसिफाइड द डिस्पैरिटी रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। धीरे धीरे जब पॉलिसीज लगाई गई 5 ईयर प्लानिंग्स में, तो एक हरित क्रांति जब लगाई गई तो उसमें क्या गया, क्षेत्रों के बीच में डिस्पैरिटी को हटाया गया और फोकस करा गया कि लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स में जो भी डिस्पैरिटी है, यानी कि जो भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो भी उनकी इनकम में डिस्पैरिटीज यानी कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं क्षेत्र के तौर पे या किसी भी तौर पे, उन्हें हरित क्रांति के द्वारा मिटाया जा सके। देयर वॉज अनविलिंगनेस एंड द इनएबिलिटी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड। तो हम जैसे जानते हैं कि लैंड सीलिंग सरकार ने लगाई, तो उसकी इनएबिलिटी को हटाने के लिए, अनविलिंगनेस को हटाने के लिए सरकार ने क्या करा, रीडिस्ट्रीब्यूट करा लैंड को। जैसा कि लैंड सीलिंग में बताया गया कि लोगों के पास लैंड नहीं था, ठीक है, लोग प्रॉपर लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया सरकार द्वारा। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रिकल क्राउन द पुअर। ठीक है, डाउन द पुअर है बेटा, ये क्राउन द पुअर नहीं है, एक गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट थे वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो लोगों तक उस बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए सरकार ने ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोचेस को अपनाया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉइंट नंबर 2, सरकार ने पहले तो आपको क्या करा, पहला पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लगाया। दिस सेकेंड अप्रोच हैज इनिशिएटेड फ्रॉम द third 5-year planning and progressively enlarged since then. The government has introduced a variety of programs to reduction of poverty. तो ये जो poverty elevation programs को लगाया गया सेकेंड अप्रोच के थ्रू, तो पहला अप्रोच तो सरकार ने क्या करा, जीडीपी इंक्रीज करने पे लगाया, ठीक है। सेकंड था उनका क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लगाना, जिससे कि लोगों में क्या हो, लोगों का विकास हो सके, गरीबी को मिटाया जा सके। तो उन्होंने क्या करा, थर्ड जो 5 ईयर प्लानिंग थी, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग थी, उन्होंने पॉवर्टी को मिटाने के लिए फोकस करा और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को चलाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम नीड प्रोग्राम्स। दिस अप्रोचेस हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द fifth 5-year planning. It aims to provide the minimum basic amenities to the people. तो आपने देखा होगा जब 5-year प्लानिंग आपने पढ़ी थी तो कुछ पॉवर्टी ओरिएंटेड थी, कुछ जीडीपी ओरिएंटेड थी, और तीसरा था आपका मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम जो लगे वो 5वीं 5-year प्लानिंग से, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से इन्हें लगाया गया, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कि लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके शरीर की, वो उन तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। जो लोगों को फैसिलिटी कम से कम चाहिए वो उन तक पहुंचाई जा सके। इंडिया वाज द अमंग द पायनियर ऑफ द वर्ल्ड टू विजुअलाइज दैट पीपल लिविंग स्टैंडर्ड कुड बी इम्प्रूव थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजप्शन नीड, ठीक है। फूड ग्रेन्स ऑफ सब्सिडाइज रेट, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में, संसार में भारत एक क्या है, एक तरीके का पायनियर है। एक उन्होंने सिद्ध करा है कि किस तरीके से लोगों के निर्वाह स्तर को इम्प्रूव किया जा सकता है, लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे कि लोगों पर एक्सपेंडिचर करके और समाज में उपभोग के थ्रू लोगों को किस तरीके से उनके जीवन निर्वाह स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सरकार ने क्या करा, 5वें पंचवर्षीय योजना से सब्सिडाइज रेट पे लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने चालू कर दिए, एजुकेशनल सस्ती करा, एजुकेशन बढ़ानी चालू कर दी, स्कूल बने स्कूल, फिर हेल्थ सेक्टर में फोकस करा गया, वाटर सप्लाई पे फोकस किया गया, लोगों की स्वच्छता पर फोकस किया गया, ठीक है। देन उसके बाद है प्रोग्राम अंडर दिस आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजप्शन ऑफ द पुअर,
create employment opportunity and bring improvement in the health and educational sector। तो जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे सरकार ने पहले फूड ग्रेन्स सस्ते में प्रोवाइड कराए सब्सिडाइज रेट पे, फिर इसी प्रोग्राम्स के अंदर 5 ईयर प्लानिंग्स के थ्रू लोगों की कंजप्शन के हिसाब से, उनको फूड ग्रेन्स के हिसाब से उनके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई गई, बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई, जिससे कि लोगों का विकास हो सके। 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम्स टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर आर। तो जो 3 मेन प्रोग्राम जो लोग गरीबों के खाने के लिए और उनके न्यूट्रिशंस को ध्यान में रख के बनाए गए, वो ये थे। पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम पीडीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी राशन शॉप्स हैं, ठीक है। सेकंड था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी कि चाइल्ड्स के लिए कम से कम कुछ नियम बनाए गए जिससे कि उन्हें शिक्षा मिल सके, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को फ्री करा गया। फिर उसके बाद क्या था, मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी गई। तो बच्चों ये कुछ 3 मेजर चीजें थी जिससे कि गरीब लोगों के क्या क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल क्वालिटी और उनके फूड सेक्शन को उन तक मिनिमम रिक्वायरमेंट पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च करे गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो बच्चों अब आ गए हैं प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। This program was started by the government to create self-employment opportunity in rural area and small towns. It was employed by the Khadi and Village Industries Commission. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loan to set up small industries. तो बच्चों इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लगाया गया, ये ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे छोटे शहरों में लगाया गया, जिससे कि खादी इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्रीज को क्या कराया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती थी वो बैंक देती थी, लोन लोगों को प्रोवाइड कराती थी सस्ते रेट पे, ठीक है। जिसको लगाया, इस प्रोग्राम को लगाया किसने था, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने, जो कि मिल तो सरकार से पैसा रहा था, लेकिन कुछ पैसा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज भी प्रोवाइड करा रही थी। तो पैसा कैसे मिल रहा था, वो बैंक के थ्रू ही मिल रहा था, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंतर्गत क्या हुआ देखते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड एम्प्लॉयड फ्रॉम low income family in rural and urban areas are given financial help to set up a small industries. PMRY attempts to generate the employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the English Plan 1992 to 1997. By 2003 and 4, 3 million people get employment under this scheme. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत क्या था, एजुकेटेड लोगों को, जो ऐसी लो लेवल इनकम्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रह रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा के गवर्नमेंट ने क्या करा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लगाया, जिससे कि छोटे और गरीब परिवारों को भी क्या मिले, छोटे और गरीब परिवारों को भी मदद मिल सके, जिससे कि वो अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकें, ठीक है। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो मेन फोकस था, लोगों में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, ठीक है। 1992 से 1997 के बीच सरकार ने क्या करा, 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप करके क्या करा, लोगों में रोजगार जनरेट करा, ठीक है, लोगों के लिए रोजगार जनरेट करा। 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करा गया 1992 से 1997 के बीच, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हुआ। 2003 से 2004 तक यही छोटे छोटे रोजगार और छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 3000 लोगों तक जॉब का फायदा पहुंचा इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2003-2004 तक 3 मिलियन लोगों को रोजगार मिल गया था इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या था, देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मेनली एम्स एट
creating employment opportunity for the both self employment and wage employment in urban area। शहरी क्षेत्रों में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या फिर जो खुद काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। दिस प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द इंक्रीजिंग द सेटिंग अप self employment venture or provision to the wages employment। SRY mainly aims to creating employment both self employment and wage employment in urban area। तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया, मैंने पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रोग्राम का मेन मोटो जो था, जो हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो मजदूरी तबके के लोग हैं या फिर जो खुद काम करना चाहते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कराना था, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना था जिससे कि उनका विकास हो सके। दिस प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंक्रीजिंग द सेटिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर और प्रोवाइडिंग द वेजेस एम्प्लॉयमेंट। क्या था ये प्रोग्राम? सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ जिससे कि लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, यानी कि आत्मनिर्भर प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करा गया। ठीक है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज फंडेड 75:25 बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी कि पूरा पैसा जो था सरकार स्पॉन्सर करके दे रही थी, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 25% कौन दे रहा था? स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। समझ में आया बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी, 25% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। अर्लियर फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू द फैमिली एंड इंडिविजुअल्स अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो धीरे धीरे जब फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों तक पहुंचती गई जिससे कि लोग अपने स्वरोजगार उत्पाद का प्रारंभ कर सके। However, the government changed the approach in 1990s थ्रू द प्रोग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। धीरे धीरे 1990 में सरकार ने इस अप्रोच को चेंज कर दिया। कहां से? शहरी से कहां? ग्राम स्वरोजगार योजना में। समझ में आ गया बच्चों? बाद में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में 1990 से चालू हो गया। तो आ गया है बच्चों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एम्स टू प्रोवाइडिंग द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग द असिस्टेंट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस करा गया। वहां तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी सरकार और 75 सेंटर दे रही थी और 25% कौन दे रही थी? स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। तो क्या था यहाँ पर इस प्रोग्राम का मोटो जो था, ग्राम स्वरोजगार योजना का मेन मोटो था कि माइक्रो सेंटर एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाए, यानी कि छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों की मदद की जाए, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे फैमिली हैं जो स्वरोजगार चला रहे हैं या खुद अपना काम करते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके और लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पर लोगों को सहायता प्रदान की गई, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए जिसके थ्रू अगर किसी को पैसा चाहिए होता था तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसे पैसा प्रोवाइड कराता था, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका लोन रिकवर करता था और किसी दूसरे को वो प्रोवाइड कराते थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सहायता मिली, रोजगार प्रदान करने की, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सहायता मिली। People who wish to benefit from this scheme are encouraged to from self-help group। तो देखो यहाँ पर जो लोगों को बेनिफिट मिला इस स्कीम के थ्रू, उन्हें जितना भी इनकरेज करा गया, किसके द्वारा इनकरेज करा गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया गया। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा उनको इनकरेज करा गया कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित करें। Initially they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans। तो पहले प्रारंभिक स्तर पर उन्हें क्या बोला गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, उनको बोला गया कि आप अपने ग्रुप बनाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए जिससे कि आप दूसरों को छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप विच देन डिसाइड whom to loan is to be given for self employment activities। धीरे धीरे जब विकास होता चला गया तो ग्रामीणों के थ्रू
जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी थोड़ी सी आंशिक मदद दे दी गई। लोगों की जो सेविंग्स होती थी छोटे छोटे ग्रुप्स में वो बना के अपना सेव करते थे और लोन प्रोवाइड कराते थे। तो इसी प्रकार से पहले तो इनिशियल स्तर पे तो पहले तो लोगों को पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित करा गया। फिर क्या आ गया एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करा गया, जिससे कि अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको लोन देना चाहता है, उनको थोड़ा बहुत पैसा कौन देती थी, सरकार भी देती थी, जिससे कि वो लोगों को क्या करें, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा सके और वो लोगों को प्रोत्साहित करें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोजगार लगाना है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से लगाए सरकार ने। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेजेस एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, देयरबाय providing food security and increasing level. Wages were paid as a combination of food grains and cash. The scheme of SGRY is open to all rural poor who needs wages employment and desire to do manual and unskilled work in the around their village and habitat। तो बच्चों यहाँ पर जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लगाई गई, इसका मेन मोटो था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं उनको इनके अंतर्गत लिया गया और उनको जो लेबर काम प्रोवाइड करा गया, उनको लेबर जो प्रोवाइड करी जाती थी उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई। वेजेस जो पेड करी जाती थी इस योजना के अंतर्गत, या तो वो कॉम्बिनेशन होती थी किसका, फूड ग्रेन्स, यानी कि उनको फूड सिक्योरिटी मिलती रहे, खाना मिलता रहे, और दूसरा क्या था, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो ये योजना उसके अंतर्गत चलाई गई। जो SGRY यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई, इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामीण लोग थे जो काम मजदूरी पे काम करते थे, उनको मैनुअली और अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कराना था। मेन मकसद क्या था, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड कराना था, जिससे कि उनके गांव के आसपास उनका जीवन निर्वाह होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट था आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में लॉन्च हुआ गया। ठीक है, बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, मनरेगा के नाम से 2005 में। ठीक है, this program was launched in 2004 with the objective to intensify the generation of supplementary wage employment. NFFWP was initially implemented in 150 most backward districts of the countries, provide additional resources apart from the resources available from SGRY. The program were implemented as a 100% centrally sponsored scheme. This program was incorporated in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Manrega) in 2005. Manrega aims at enhancing the livelihood security of a people in rural area by guarantee 100 days of work wages employment in the financial year to a rural household whose adult members voluntary to do unskilled manual work। तो यहाँ पे देखो सरकार ने जो ये NFFWP चलाया, यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया, वो इसलिए चलाया जिससे कि लोगों में क्या हो, अपने काम के लिए, मजदूरी वाले काम के लिए क्या हो, लोगों में प्रोत्साहन हो, जिससे कि वो पैसा कमा सके और खाना कमा सके। ठीक है, तो जो NFFWP जो इनिशियली इंप्लीमेंट करा गया वो 150 डिस्ट्रिक्ट में किया गया, जैसा कि मनरेगा लगा था स्टार्टिंग में, इसको इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया मनरेगा के साथ 2005 में। ठीक है, ये सारी स्कीम जो थी जिसमें लोगों को फायदा पहुंचाना था ग्रामीण क्षेत्रों में, कि लोगों को फूड सिक्योरिटी पहुंचती रहे और दूसरी उनको काम मिलता रहे। ठीक है, उनके पास काम की कमी ना हो, उनके पास फूड और खाने पीने की कमी ना हो, इस कारण सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च करा। 150 डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली ये लॉन्च हुई थी। उसके बाद 100% जो भी पैसा था इस प्रोग्राम से रिलेटेड वो सरकार स्पॉन्सर कर रही थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कर रही थी। 2005 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया, किसके साथ, मनरेगा के साथ कॉर्पोरेट कर दिया गया।
2005 में जब मनरेगा बना तो उसमें क्या मेन मोटो था, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, मनरेगा 10th में भी पढ़ा होगा। और इसमें क्या होता था, 100 डेज ऑफ गारंटी सरकार देती थी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, जिससे कि लोग अपनी जीवन निर्वाह स्तर को चला सकें या जीवन को चला सकें। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उनको 100 दिन का काम नहीं दिया जाता था तो उन्हें सरकार कंपनसेट करती थी, किस तौर पर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के नाम से। ठीक है, तो ये था आपका मनरेगा प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो बच्चों अब लास्ट आ गया है कि क्या एवेल्युएशन था, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए उनके क्या ड्रॉबैक थे। लैक ऑफ रिसोर्सेज, एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड of the poverty, the amount of resources allocated and their program is not sufficient। जो हमारे देश में जो ये प्रोग्राम चलाए गए पॉवर्टी से लड़ने के लिए या पॉवर्टी के लिए, तो जो हमारे देश में साधन उपलब्ध थे या जितने प्रोग्राम चलाए गए वो उतने सफिशिएंट नहीं थे जिससे कि पॉवर्टी को हटाया जा सके। ठीक है, unequal distribution of the assets, due to the unequal distribution of the land and the other assets, the benefit from the poverty alleviation program has been appropriate by the non-poors। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने बोला, जो हमारे देश में इनकम और एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत गलत तरीके से है। जो नॉन पुअर लोग हैं उनका कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूं पुअर पीपल, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है, दैट इज अनइक्वल, उसको हटाना ही होगा। ठीक है, जितने भी हमारे देश में अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं या एसेट्स हैं लोगों के पास, और जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको गरीब लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एसेट्स है हमारे देश में। अगर हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और इनकम ना हो तो ये गरीबी हट सकती है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू भी इन्हें हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका इनप्रॉपर implementation। These program depend mainly on the government and the bank official for their implementation। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से चलाए जाते हैं या गवर्नमेंट सरकार द्वारा चलाया जाता है। However, the corruption and lack of the training and the pressure from the local leaders and non-participation of local level institution resulted in proper implementation of this program। तो हमारे देश में पता है ट्रेनिंग की कमी होने के कारण प्रेशर जो होता है, लोकल लीडर्स का प्रेशर होता है, लोगों किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है और बैंक की आवश्यकता होती है। अगर किसी प्रोग्राम को चलाना है तो जाहिर सी बात है वहाँ करप्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल क्या होता है, इंटरफेरेंस आ जाता है। तो पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस आ जाता है किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में तो वहाँ पे करप्शन भी आ जाएगा। तो यही कारण है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई प्रॉपर पार्ट नहीं देते किसी भी प्रोग्राम में। यही कारण है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी मददगार नहीं है। Lack of infrastructure, there was a lack of infrastructure facilities such as a school, road, power, telecom and its services, training institution etc. in the poverty restriction program। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत कम हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। स्कूल और पावर बैकअप्स, रोड्स और टेलीकॉम फैसिलिटी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, जो मेन कारण है हमारे देश में पॉवर्टी का, गरीबी का। ठीक है, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम काम नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं वो अपने पॉवर्टी प्रोग्राम्स के अंतर्गत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाहते। हाई ग्रोथ रेट अलॉन्ग द इनसफिशिएंट रिड्यूस पॉवर्टी, इन फैक्ट there is a need of active participation for poor for effective implementation of poverty alleviation program। Poverty can effectively then eradicate only when the poor start contributing to growth by their active improvement in the growth process। This is possible through a process of social mobilization, encouraging poor people to the participant and get them empowered।
ठीक है, जब तक लोगों को गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में एम्पावर नहीं किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं करा जाएगा, मोबिलाइज नहीं करा जाएगा, उनको सिखाया नहीं जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक उनके ज्ञान को बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले पाएंगे। और जब तक वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले पाएंगे तब तक हमारे देश में से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का सक्सेस होना नामुमकिन है। तो समझ में आया बच्चों? तो कुछ पॉइंट्स थे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को लिमिटेशन भी कह सकते हो, लिमिटेशन ऑफ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, या डिफिकल्टी ऑफ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वो ये है, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। तो बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे पॉवर्टी एलिवेशन हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक मैप दिया है, माइंड मैप, इससे आप समझ सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो पूरा चैप्टर नेचर ऑफ पॉवर्टी यहाँ दे रखी है, देखो 3 डायमेंशनल गवर्नमेंट अप्रोचेस बताए गए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बताए गए हैं, कैटेगराइजिंग ऑफ पॉवर्टी। देखो सबसे पहले पॉवर्टी को कैटेगराइज हमने पढ़ा था, क्रोनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर। क्रोनिक वो थे जो कभी कभी होते थे गरीब, जिनके पास कुछ समय के लिए काम होता था, सीजनल वाले। ट्रांजिएंट में वो क्रोनिक पुअर वो हैं जिनके पास जो हमेशा ही गरीब हैं, जिनके पास कभी पैसा नहीं होता था। ट्रांजिएंट पुअर वो होते थे जिनके पास अकेजनली वर्क है या कभी कभी काम होता था, उन्हें ट्रांजिएंट पुअर में रखा जाता था, या जिनके पास काम है। और नॉन पुअर वो लोग होते थे जिनके पास हमेशा काम है, जो कभी गरीब होते ही नहीं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन का निर्धारित किया जाता था ट्रांजिएंट पुअर में, कैलोरी बेस्ड ऑन, यहाँ पर एक कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स है और एक है मंथली पर कैपिटा इनकम, ठीक है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, 2400 से नीचे वाले जो प्रतिदिन कैलोरी नहीं ले पा रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से अगर नीचे कोई नहीं ले पा रहा है या 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहा है या उससे कम ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। इसी तरीके से मंथ पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी है। पर कैपिटा इनकम यदि किसी व्यक्ति, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो पर व्यक्ति है, यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 816 रुपए अपने ऊपर खर्चा करता है मंथली, तो वो गरीब माना जाता है, ठीक है। 816 से नीचे अगर कोई कम खर्चा कर पा रहा है अपने ऊपर तो वो क्या है, गरीब है। और शहरी क्षेत्रों में 519 नहीं है बच्चों, ये 1000 है, ये गलत लिखा हुआ है पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कॉजेज ऑफ पॉवर्टी दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, पढ़ लीजिए। पूरे ये चैप्टर का चार्ट है, ये एक तरीके से समरी दे दी है पूरे चैप्टर की, और ये चैप्टर आपका बच्चों हो गया है समाप्त। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, और मेल कर सकते हैं। ये वीडियो हो गया आपका समाप्त, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।